नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर बाढ़ और अवैध कब्जे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यहां लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और सीएम केसीआर दिल्ली दौरे को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वे 4 दिनों से दिल्ली में तो वहां क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज मुशर्रफबाग ब्रिज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि प्रभावित क्षेत्र में के आसपास हर लॉरियों आती है और यहाँ की मिट्टी निकालती है। लैंड ग्रैबर इस जगह पर तात्कालिक मकान बनाकर आर्थिक पिछड़ों को किराए पर देते हैं। कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मानवता को छोड़ घरों में पानी घुसने जैसा काम करते हुए परेशानियां बढ़ाते हैं। मंत्री ने कहा है कि केसीआर परिवार के शासन में कुछ ही दिन शेष है। लोग टीआरएस को एक और मौका नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी मूसी नदी के तटीय क्षेत्र में अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मूसी नदी किनारे अवैध रूप से शेड बनाए गए हैं और उन्हें गरीबों को किराए पर दिया गया है। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने आलोचना करते हुए कहा है कि मूसी नदी के प्रभाव क्षेत्र में सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुका रखने वाले नेताओं द्वारा जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मुशर्रफबाग ब्रिज पानी में डूब गया था और यातायात बंद हो गई थी। नेता ने मुशर्रफबाग पुल क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सवाल पूछा है कि जब नदी के प्रभाव क्षेत्र में जमीनें हड़प ली जा रही है, तब जीएचएमसी और राजस्व विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं। उनके द्वारा अवैध कब्जा करने वाले की गतिविधियों पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इन क्षेत्रों को लोगों के अवैध कब्जे से बचाने की मांग की है। डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने भारी बारिश के चलते जलमग्न हुए इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जीएचएमसी और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर तारनाका डिवीजन के लालापेट मुख्य नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान मोहल्ले में यातायात के लिए हो रही परेशानियों को देखते हुए उखड़कर गिरे पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाया गया। लोगों को भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने को कहा गया। उन्होंने लोगों को पुराने घरों जो ढह सकते हैं उनमें नहीं रहने की सलाह दी है। डिप्टी मेयर ने अधिकारियों को जलमग्न हुए क्षेत्रों में जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। बदलते मौसम का असर तेलंगाना पर हो रहा है। भारी बारिश की संभावना के चलते अधिकारियों ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के दौरान सावधान रहे, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, जबकि आज व कल भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा है कि जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलने का प्रयास ना करें और ना ही ट्रैफिक में फंसे। मौसम विभाग ने जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी देते हुए अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी एक महान कवि, तेलुगु गौरव और साहित्यकार है। तेलुगु युवा उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वे मातृभाषा से प्रेम करते हुए अपने लेखन में प्रतिबिंबित करते थे और मातृभाषा के महत्व पर जोर देते थे। उपराष्ट्रपति ने रविंद्र भारती में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 91वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध उड़िया लेखिक डॉक्टर प्रतिभा राय को सिनारे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। सिनारे की कविता और साहित्य हमेशा मानव जीवन, दर्शन, प्रकृति, प्रेम आदि के इर्द गिर्द घूमती रहती है। समारोह के दौरान मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलुगु साहित्य के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले सिनारे की सेवाएं यादगार हैं। इस अवसर पर सी नारायण रेड्डी की रचनाओं का संकलन व्यास पूर्णिमा पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रसिद्ध लेखक, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रतिभा राय को सिनारे राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 लाख रुपए नकद प्रदान किए गए। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी के विरोध में भाजपा नेताओं ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अगर कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनती है तो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इस तरह के गलत कमेंट किए जा रहे हैं। यह अपमानजनक है कि कांग्रेस नेतृत्व जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने आलोचना की है कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना असंभव है, जो आदिवासियों और महिलाओं को कम आंकता है।
भाजपा केंद्रीय जिलाध्यक्ष गौतम राव के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान बरकतपुरा सर्कल में सोनिया गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। इस प्रदर्शन में भाजपा पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्रन रेड्डी और कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के सीआर मुख्यालय में सीडीआरएफ सेवाओं का शुभारंभ किया। जीएचएमसी डायरेक्टरेट ऑफ ईवी एंड डीएम व विश्वजीत कंपनी के साथ मिलकर शुभारंभ किया गया। बाद में उपकरणों को आपदा प्रबंधन टीमों को सौंपे गए। सीपी स्टीफन रविंदर ने कहा है कि साइबराबाद सीमा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को लेकर 3 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले टीमों का गठन किया जा रहा है। इन टीमों का उपयोग साइबराबाद डिजास्टर रिसोर्स फोर्स का गठन किया गया है। हर एक टीम में 21 कर्मी हैं। इस टीम में कांस्टेबल और होमगार्ड शामिल हैं। वहीं आरएसआई रैंक के अधिकारी द्वारा देखरेख की जाएगी। 2 सीडीआरएफ टीमों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन टीमों में 42 कर्मी हैं। ये अच्छी तरह से प्रशिक्षित सीडीआरएफ कर्मी भारी बारिश, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। वहीं जान माल के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए एनडीआरएफ टीमों के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। कैसीनो संचालक चिकोटी प्रवीण के लेन देन को लेकर ईडी की जांच जारी है। अधिकारियों ने इस मामले की जांच के अंतर्गत 5 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। कैसीनो एजेंट प्रवीण माधव रेड्डी और फ्लाइट ऑपरेटर संपत सहित 2 अन्य हवाला एजेंटों को नोटिस दिए गए हैं। अधिकारियों ने प्रवीण और माधव रेड्डी के बैंक खाताओं में करीब 25 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी प्राप्त की है। जांच में पता चला है कि प्रवीण और माधव रेड्डी के खातों से कई राजनेताओं और अधिकारियों को पैसे ट्रांसफर किए गए। इन लेन देन के ब्यूरो के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों ने पाया है कि साल के दौरान 4 बड़े कैसीनो कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रवीण माधव रेड्डी ने गोवा, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड में कैसीनो कार्यक्रम आयोजित किए गए। पैसे यहीं से लिए गए और हवाला के जरिए यहां वापस लाए गए। इसके लिए बेगम बाजार और जुबली हिल्स के 2 हवाला एजेंटों की मदद ली गई। फेमा के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ईडी के अधिकारी सबूत जुटाने में लगे हैं। दुंडिगल पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हुई। 2 दिन पहले स्फूर्ति फाउंडेशन में बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हालांकि फाउंडेशन के प्रबंधन पर लापरवाही के कारण मौत होने का आरोप लगाते हुए परिवार के सदस्यों और बीसी समुदाय के नेताओं ने लड़की के शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बच्ची की मौत को लेकर संदेह व्यक्त किया है। इस मामले को गोपनीय रखने की घटना को लेकर दुंडिगल पुलिस की भी आलोचना की गई। पहले बताया गया है कि बच्ची की मौत पंखे से फांसी लगाने से होने की जानकारी दी गई। इस पर परिवार के सदस्य इस जानकारी पर संदेह व्यक्त किया। फिर कुछ समय बाद कहा गया कि सीढ़ियों से फांसी लगाकर मरने की बात कही गई। परिवार के सदस्यों के घटनास्थल पहुंचने से पहले ही शव को गांधी अस्पताल को भेज दिया गया। इन सभी गतिविधियों से नाराज परिवार के सदस्यों ने सीआई से फाउंडेशन प्रबंधन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की शिकायत की। बिंबिसार के ऑडियो रिलीज इवेंट के दौरान फैन की मौत हो गई। यह घटना कल माधापुर शिल्पकला स्थल पर आयोजित कल्याण राम अभिनीति बिंबिसार के ऑडियो रिलीज कार्यक्रम के दौरान हुई। समारोह के दौरान पुट्टा साई राम नाम के फैन को अचानक फिट्स का दौरा पड़ा। उसे कोंडापुर के क्षेत्र अस्पताल में भर्ती किया गया। फैन इस समारोह में पुट्टा साई राम नाम के एक पंखे को दौरा पड़ा और उसे इलाज के लिए कोंडापुर क्षेत्र के अस्पताल ले जाया गया, जबकि फैन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना को लेकर माधापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहा गया है कि समारोह के दौरान मरने वाला पुट्टा साईराम का गृह नगर आंध्र प्रदेश ताड़ेपल्लीगुडेम है। खबर है कि वह कुक्कड़पल्ली में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा है कि देश में कई लोग न्यायिक प्रणाली की उचित समझ की कमी और कानूनी सहायता की कमी के कारण खामोश हैं। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है ताकि लोगों के दरवाजे तक न्याय लाया जा सके।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली बार जिला न्यायिक सेवा अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सीजेआई जस्टिस एनवी रमना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया में अधिकांश लोगों के सबसे निकट होते हैं। अदालतों पर लोगों की राय जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट के अनुभवों पर निर्भर करती है। जिलों में न्यायपालिका को मजबूत करने की जरूरत है ताकि लोगों के दरवाजे तक न्याय लाया जा सके। अगर हम इसे शामिल कर सकते हैं तो हम सभी को जजों, वकीलों और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। की स्थापना हुई और आज नालसा प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में गठित अपने विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसा न्याय जो गुणवत्तापूर्ण हो, त्वरित हो और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भी हो। इसी विजन और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप तैयार करवाया है, जिसका आज यहाँ विमोचन होना है। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एनवी रमना से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से इस स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं। इस कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप का फर्स्ट स्पेशल कवर वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से यहां पर करेंगे। अपने 27 वर्षों के अस्तित्व काल में नालसा ने मुफ्त कानूनी और विधिक सेवा प्रदान करने की दिशा में बहुत सारे महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं और ये यात्रा अनवरत जारी है, बिना रुके और भी मजबूती के साथ। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार मंचासीन सभी विभूतियों का भी। देश में, ये देश जो कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ हर व्यक्ति तक न्याय की पहुँच हो, ये सुनिश्चित करना, यही संकल्प है नालसा का और यही संकल्प है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्विटर के बीच लड़ाई गहराती जा रही है। ट्विटर ने $44 बिलियन के अधिग्रहण सौदे को रद्द करने पर एलन मस्क पर मुकदमा दायर किया है। तेलंगाना के नई सचिवालय निर्माण का काम अंतिम चरण में है। यह निर्माण राज्य सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे पूरी विशिष्टता और गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि इसके बजट की घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। अब इस बिल्डिंग को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है। तेलंगाना राज्य सचिवालय के निर्माण की लागत को लेकर सवालिया निशान बना हुआ है। हालांकि इसकी जानकारी R&B अधिकारियों को भी नहीं है। इस मामले में गोपनीय बरती जा रही है। पहली किश्त में 400 करोड़ रुपए की अनुमति राशि, दूसरी किश्त बढ़कर 617 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि इस खर्च को लेकर अभी अधिकारियों ने गोपनीयता बनाए रखी। यह थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।